हाँ दोस्त, बहुत सारे जो एग्जामिनी हैं जिनका पेपर है डिप्लोमा आईएफआरएस का जून 2022 में, उसमें से लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि आप सब जो भी डिप्लोमा आईएफआरएस एग्ज़ाम के लिए अपनी स्टडी कर रहे हैं उसमें से 99.99% लोग वर्किंग हैं, प्रोफेशनल्स हैं। तो टाइम के मैनेजमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए मुझे बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो उस वीडियो को मैं आज आपके सामने ले रहा हूँ। इस वीडियो में मैं 2-3 चीज़ें और भी बता दूंगा साथ साथ, ताकि जो भी देख रहे हैं उनको अगर कोई जानकारी लेनी हो तो ले सकते हैं। जैसे कि बेसिक डिटेल क्या है, जून में एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म फाइलिंग की डेट क्या है, एडमिशन की डेट क्या है, डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है। वैसे ये सब चीज़ मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ, लेकिन 1 मिनट का टाइम लगेगा, मैं धराधर वो भी बता देता हूँ। और उसके बाद हम चलेंगे टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी पे। तो समय बिना खराब किए हुए आ जाइए यहाँ पे। जो जून 2022 एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम की डेट है वो रिलीज हो चुकी है 10 जून 2022 को। जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है जून 2022 एग्ज़ाम के लिए वो है 11 अप्रैल 2022। और जो लास्ट फॉर्म की डेट है सबमिशन की वो 1 मई 2022। इसके साथ मैं लिख दूं कि जो एडमिशन की फ़ीस है इंस्टीट्यूट की वो 89 पाउंड है, और जो एग्ज़ाम की फ़ीस है वो है 123 पाउंड। वैसे ये जानकारी है आपको, लेकिन फिर भी मैंने साथ में लिख दिया है। क्वालिफिकेशन का डिटेल, अगर आप सीए या सीएमए हैं तो आपको मेंबरशिप सर्टिफिकेट सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आपके पास मेंबरशिप सर्टिफिकेट नहीं है और आप सीए हैं, सीए इंटरमीडिएट या सीए फाइनल में क्लियर कर चुके हैं, मेंबरशिप सर्टिफिकेट नहीं है, तो वैसे केस में आपको इंटर जो पास हुए उसकी सर्टिफिकेट लगानी पड़ेगी। सर्टिफिकेट या मार्कशीट के बजाय सर्टिफिकेट लिख दें। और जो आर्टिकल कंप्लीशन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो लगानी पड़ेगी। अगर आप सीएम में हैं, आप क्वालिफाई हैं, आपके पास मेंबरशिप नहीं है, तो वैसे केस में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। अदर केस में अगर आप बीकॉम है +2 ईयर एक्सपीरियंस है तो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। तो ये बात थी एलिजिबिलिटी के, ये सब आप जानते हैं, मैंने जस्ट एक ऐसे ही बात बता दी थोड़ी और क्लियरिटी के लिए। पेपर के पैटर्न क्या है वो भी आप जानते हैं। पेपर ऑनलाइन सीबीई मैंडेटरी हो चुका है अब। मतलब जो लोग इसके लिए वेट कर रहे हैं कि कभी भी एग्जाम अब पेपर बेस्ड होगा, तो अभी फिलहाल इंस्टीट्यूट का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। तो सीबीई मैंडेटरी है। 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4। फर्स्ट क्वेश्चन कंसोलिडेशन का होगा 25 नंबर का, और इसके लिए आपको एक्सेल का फॉर्मेट प्रोवाइड किया जाता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, जिस पे आपको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसके पार्ट होते हैं, ये 2 या 3 पार्ट हो सकते हैं नॉर्मली। और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में और 3 में, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन और लिटरेचर दोनों होता है, तो आपके पास चॉइस होता है। आप एक्सेल में भी आंसर कर सकते हैं, वर्ड में भी, एक्सेल में भी, वर्ड में भी। मैं रेकमेंड वर्ड करता हूं, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई फॉर्मेट टेबल वेबल नहीं बनाना होता है। तो बेटर ये है कि आप क्वेश्चन 2 और 3 का आंसर वर्ड में करें, सिंपल टाइपिंग में। जो कैलकुलेशन भी होगी वही टाइपिंग में आप दिखा सकते हैं। इंस्टीट्यूट का भी आंसर वैसे ही बन के आता है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको एक्सेल नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ वर्ड मिलेगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन होती है, कोई कैलकुलेशन नहीं होता। अब देखना है आगे की और क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। जब एग्जाम में जाएंगे आप, तो एग्जाम में ऑनलाइन सीबी मैंडेटरी हो चुका है, मैंने पहले बोला है। इसके बेनिफिट्स, आपको क्या एडिशनल फैसिलिटी मिलेगी। आप फिजिकल कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, मतलब कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। वैसे वहां पे टूल बार होते हैं, आपकी अगर एक्सेलेंसी है तो उसको भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावे आपको रफ सीट भी एग्जाम में प्रोवाइड किया जाएगा, वर्किंग वगैरह करने के लिए, समझने के लिए। आप रफ सीट भी अपना बना सकते हैं, वहां पे सिर्फ फाइनल आंसर डालें, मतलब जो बेसिक आंसर है वही डालें, तो रफ सीट आपको अवेलेबल कराई जाएगी। मैक्सिमम जो टाइपिंग होगी वो 5 to 7 पेज होगी। बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, ऑनलाइन है पेपर कैसे देंगे। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। अगर उसमें आपको 5 से 7 पेज टाइप करना है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम है, आप ये आसानी से कर सकते हैं। टाइम टेबल रिक्वायर्ड क्या है, मैंने आपको बोला है कि एवरेज 3 घंटे अगर आप डेली निकालते हैं, और आपकी स्टडी 1 मार्च से शुरू होती है, 1 मार्च से
पहले आपने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं ये मान के चलता हूं कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है। वैसे बहुत सारे बच्चों ने बहुत पहले ही क्लास ले रखी है तो उनकी स्टडी चल भी रही है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अभी किसी ने क्लास नहीं भी ली है, उसकी कोई पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है, वो 1 मार्च से प्लान कर रहे हैं, तब भी आपके पास 100 डेज है। इवन 100 डेज से ज्यादा ही होगा 1-2 दिन, लेकिन मैं 100 मान के चलता हूं। अगर आप 3 आवर डेली लगाते हैं एवरेज एवरेज, तो आपके पास 300 घंटे बनते हैं, और 300 घंटे में आप आसानी से इसको तैयार करके एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। 300 घंटे में कैसे आपको कवर करना है, जो लोग मेरे वीडियो क्लासेज को यूज कर रहे हैं वो ध्यान देंगे। 175 घंटे का कॉन्सेप्ट लेक्चर है हमारा, जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन है। मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा कि कॉन्सेप्ट लेक्चर पहले कर ले। कई बच्चे कहते हैं कि मैं साइमल्टेनियसली पहले कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन करूं, मैं रेकमेंड नहीं करता। आप पहले सारे कॉन्सेप्ट लेक्चर को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि रीजन क्या है, रीजन ये है कि एसीसीए में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो किसी एक आईएफआरएस बेस्ड नहीं होते, उसमें कई सारे आईएफआरएस होते हैं। तो आप पहले सारे कॉन्सेप्ट लेक्चर को देख करके उसका थ्योरी नोट्स वगैरह जो भी है बना लीजिए। उसके बाद में आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए। 175 आवर का है, अगर मैं तो कहता हूं कि सिंपल मतलब नॉर्मल स्पीड पे, जिस स्पीड पे मैंने कराया उसी स्पीड पे करें, तो आपका 175 घंटे कॉन्सेप्ट कंज्यूम करेगा। 30 से 35 घंटे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंज्यूम करेंगे। उसके बाद भी आपके पास 100 घंटा बचा रहेगा रिवीजन में, और 100 घंटा रिवीजन में बचा रहेगा तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको एक बार कॉन्सेप्ट लेक्चर करने के बाद और नोट्स बनने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और कोई खास काम आपके पास नहीं बचा हुआ है, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट देखिए, अब आप बोलेंगे कि आपने दे तो दिया 300 घंटे, में लाऊं कहां से 300 घंटे, डेली 3 घंटे कैसे कर पाऊंगा, ऑफिस में इतने वर्कलोड है, फलाना है, ढिमकाना है, सुबह से शाम तक काम कराता रहता है, क्योंकि आजकल तो आप जानते हैं प्राइवेट कंपनियों के अंदर इंसान और मशीन में डिफरेंस ही नहीं है, तो कैसे करूंगा, वैसे कुछ भी बोल दिया। तो मैंने उसके भी तरीके निकाले। अगर आप 2 आवर्स निकालते हैं वर्किंग डेज में, मतलब 5 दिन वर्किंग है, 5 इंटू 2 आवर्स आप निकालते हैं, और आप 6 घंटे निकालते हैं नॉन वर्किंग डेज में, मतलब सैटरडे संडे में, 2 इंटू 6 12 आवर्स, तो ये 12 10 22 होता है। मेरे कैलकुलेशन में तो 21 ही है, यहां पे आपका सरप्लस हो रहा है, मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा ही बढ़ रहा है। अगर आप वर्किंग डेज में कभी टाइम नहीं लगा पाते हैं, तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि नॉन वर्किंग डेज में आप 6 घंटे से उसको बढ़ाइए। कोशिश करनी पड़ेगी कि मैनेज हो, कम से कम 20-21 घंटे पर वीक आपका मैनेज हो। अगर ऐसा हो तभी आप एग्जाम को अच्छे से सक्सेसफुली उसको कर पाएंगे। और वैसे मैंने इसमें ये नहीं लिखा है, आप एग्जाम से पहले 5-6 दिन की छुट्टी ले पाएं तो ज़्यादा बेटर है, कम से कम 3-4 दिन की छुट्टी ले पाएं ताकि आप उसका पूरा समय उसमें इस्तेमाल करें, तो ये सब एडिशनल हो जाएगा, मतलब और अच्छी तैयारी बन जाएगी। वीडियो को जब भी लेना नॉर्मल स्पीड पे देखना। कई बार लोग क्या करते हैं, स्पीड पे देख लेते हैं। अपने नोट्स प्रिपेयर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने सॉफ्ट कॉपी हैंड रिटन नोट्स की डाल दी है, और मैं ये भी देखता हूं कि ज्यादातर लोग यही करते हैं कि उसी नोट्स का प्रिंट आउट निकाल के रख लेते हैं। अपना जो नोट्स आप लिखेंगे, भले ही वही लिखेंगे जो मैं लिखवा रहा हूं, लेकिन फिर भी उसका जो आपका फायदा होगा वो मेरे हैंड रिटन नोट्स के प्रिंट आउट से 10 गुना ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो हमारे दिमाग का कंसंट्रेशन 100% होता है, और जब हम सिर्फ सुनते हैं तो हमारे दिमाग का कंसंट्रेशन होता है 20%, और अगर हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग का कंसंट्रेशन होता है 40%। तो याद रखिए कि अगर आप सिर्फ पढ़ और लिख रहे हैं तो आपके दिमाग का कंसंट्रेशन लो है, अगर आप साथ में लिख रहे हैं तो आपका दिमाग का कंसंट्रेशन हाई है। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स लिखेंगे खुद, जो मैंने डिक्टेट कराए, तो उनका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी। इसलिए मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप खुद से लिखें। मैंने सपोर्ट के लिए जरूर डाल दिया, लेकिन वो बेटर तरीका नहीं है। और कॉन्फिडेंट रहें। बहुत बार लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते, क्यों? आपके किसी दोस्त ने लिया था, एग्जाम अटेम्प्ट किया था और वो फेल हो गया, तो टेंशन में आ गए, भाई ये भी फेल हो गया तो मेरा क्या हाल होगा। आप जानते नहीं उन्होंने क्या किया था, अच्छे से प्रिपेयर किया था, नहीं किया था, कब किया था, कैसे गए थे, ये सब आप नहीं जानते। फिर भी आप क्या होते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो घट जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो करते क्या है, शॉर्टकट में निकलना चाहते हैं। मेरे पास भी अगर 10 क्वेरीज आती है तो उसमें से 4 क्वेरीज ऐसी होती है जो मुझे कहते हैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने तो 70 घंटे का वीडियो दिया, बोला इसी में हो जाएगा, और मैं कहता हूं फिर उसी का ले लो। और मैं क्या कह सकता हूं, मेरे पास तो ना 70 घंटे की वीडियो है, ना मेरी कैपेसिटी है कि मैं 70 घंटे में IFRS पढ़ा सकूं। तो आपने अगर टाइम ही इन्वेस्ट नहीं किया है, आपने उस चीज को समझा ही नहीं है, तो आप ये उम्मीद मत करिए कि आपका एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि एग्जाम एग्जाम होता है। एग्जाम कोई ऐसा नहीं होता कि कोई भी जाके बैठ जाएगा और पास हो जाएगा। कितना भी, अगर मैं भी जाऊं पेपर में अभी बैठने के लिए, तो मेरे को भी एक बार पढ़ के जाना पड़ेगा, जबकि मैं पढ़ा रहा हूं इतने लंबे समय से और दिन रात का यही काम है। तब भी एग्जाम को श्योर सक्सेस में बदलने के लिए आपको एक बार पढ़ना जरूरी है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है, इंडिया में इवन जो चार्टर अकाउंटेंट भी हैं जो 2020 से पहले बने हैं, 19 से पहले, कुछ लोग नए कोर्स में अभी CA में क्वालिफाई हुए हैं, उनको थोड़ी बहुत इंडेक्स की बेसिक नॉलेज है, लेकिन बाकियों को इंडेक्स की नॉलेज नहीं है। और IFRS का पूरा जो सेट है वो नया है। अगर कोई ये कहेगा कि मैं, मेरी बहुत इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं पास कर जाऊंगा, तो आई एम वेरी सॉरी, एग्जामिनेशन और इंडस्ट्री दोनों में बड़े अंतर होते हैं। वहां पे एक एडजस्टमेंट आता है, आप या तो खुद करते हैं, किसी से पूछ के आप रिजॉल्व करा लेते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं मेरी एक्सपर्टीज हो गई, ऐसा कुछ होता जोता नहीं। आपको एक क्लियर पिक्चर नहीं है, आपके पास में क्रोनोलॉजिकल स्टडी नहीं है, आप कंप्रहेंसिवली नहीं जानते। जैसे मेरे पास भी कई बार फोन आते, सर रेवेन्यू में ये प्रॉब्लम है, कैसे रिजॉल्व करूं? मैं बोल देता हूं ऐसे कर दो, हो गया। वो तो आपको, आपने कुछ पूछा और मैंने बताया, हो गया। उससे ऐसी थोड़ी है कि आपकी नॉलेज डेवलप होगी, ऐसा नहीं होता। इसलिए IFRS एक कंप्लीट सेट है, और कंप्लीट सेट है तो आपको बेसिक से लेकर लास्ट तक करना पड़ेगा। और उस 70 घंटे में तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और कंसोलिडेशन फिनिश नहीं हो पाएगा, तो पूरा IFRS कैसे फिनिश हो जाएगा? आप समझ सकते हैं कि अगर मैं कह दूं किसी को कि एक किताब दे दूं IFRS की और बोलो इसके टेक्स्ट की रीडिंग लगा दो, सिर्फ जो टेक्स्ट बुक है, मैं बैकग्राउंड मटेरियल हटा देता हूं, 1213 पेज की तो सिर्फ टेक्स्ट बुक है, बोले इसकी रीडिंग लगा दो, तो 70 घंटे में रीड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इतना जो जल्दबाजी में है, बहुत जल्दी में है। कई बार ऐसा होता है कि चलो मैं तो कर लूंगा, मेरी पहले बहुत अच्छी नॉलेज थी। आपकी नॉलेज बहुत पहले अच्छी थी तो उसके बेसिस पे आपको पहले अच्छी डिग्री मिली है। अब आपको एक नई चीज, नई डिग्री लेनी है, तो आपको फिर अच्छी नॉलेज दोबारा लगानी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरी अकाउंट की बहुत अच्छी नॉलेज है, मैं डेबिट क्रेडिट में बड़ा मास्टर हूं, तो मैं IFRS का एग्जाम क्वालिफाई कर जाऊंगा। ये भी लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम हुई है क्रिएट। मैंने 2 साल में लगातार ये ऑब्जर्व किया है कि प्रॉब्लम के रीजन क्या है। कई लोग मुझे भी बोलते हैं सर मेरी अकाउंट बहुत स्ट्रांग है, अच्छी बात है, लेकिन उससे IFRS का पेपर नहीं क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो एक सेपरेट लिटरेचर है, वह अलग चीज है, वो लॉजिकल अकाउंटिंग की बात करता है। तो जब तक आप उसको जीरो से लेकर लास्ट तक स्टडी नहीं करेंगे, आपके पास एक कंप्रहेंसिव सेट ऑफ नॉलेज नहीं आएगी। इसलिए हमने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के कॉम्प्रहेंसिव वीडियो बनाए हैं। जितना मैं मिनिमाइज कर सकता था आवर्स को, उतना मिनिमाइज कर चुका हूं, इससे ज्यादा और मिनिमाइज नहीं कर सकते। तो आप अगर ये तरीके से फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग मुझे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के वीडियो भी डिमांड कर रहे हैं, और मैंने बोला भी था कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा, लेकिन वो वीडियो नहीं आई है। उसके रीजन ये है कि अभी तक IFRS बोर्ड ने IFRS 17 का फाइनल ड्राफ्ट रिलीज नहीं किया है, और मैं भी उसी का वेट कर रहा हूं कि कब IFRS बोर्ड उसका फाइनल ड्राफ्ट रिलीज कर दे, क्योंकि बहुत सारे करेक्शंस हो रहे थे। वैसे इंटरनेशनली 1 जनवरी 2023 से उसकी एप्लीकेशन की डेट है, लेकिन जब तक IFRS बोर्ड उसका एक फाइनल ड्राफ्ट रिलीज नहीं कर देता, तब तक उस लेक्चर को हमने होल्ड पे डाला हुआ है। एक बात ये हो गई, और वो जब भी ड्राफ्ट रिलीज होगा उसके लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप कोशिश कीजिए कि जिन जिन लोगों ने भी डिप्लोमा IFRS जून 2022 में देना है उन्होंने भी ये वीडियो देखना चाहिए, जिन्होंने आगे देना है उन्होंने भी ये वीडियो देखना चाहिए, और जो सोच रहे हैं करने का उन्होंने भी ये वीडियो देखना चाहिए। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें ताकि उनको बेनिफिट हो सके। अब हम कैसे अपने जो पढ़ाई है उसको प्लान करें, मैं हमेशा कह के चलता हूं, जैसे आपको पहले ही बताया था, एडमिशन फीस 89 पाउंड है।
जो एडमिशन फीस है वो है 89 पाउंड, 89, और जो एग्जाम फीस है 123। तो चलो एडमिशन फीस का तो ऐसा है कि एक बार आपने दे दिया तो आपका वन टाइम पेमेंट है, लेकिन एग्जाम फीस पर सीटिंग लगती है। वैसे मैं तो ये भी किसी को एडवाइज नहीं करता कि पहले जाके एडमिशन करा लो। बहुत सारे लोग यही करते, 8-9 हज़ार खर्च कर लिया, एडमिशन करा लिया, क्योंकि कई कोचिंग वाले पैकेज बनाते हैं, आप मुझे इतना दे दो हम इतना डिस्काउंट दिलवा देंगे। एक्चुअल में कोई डिस्काउंट फिस्काउंट होता नहीं है, वो अपने फीस में से मैनेजमेंट करते रहते हैं, कुछ एसीसी को देते होंगे इधर उधर। अब वो मार्केटिंग का एंगल है, मैं उस पर नहीं जाता, हर लोगों के अपने अपने स्ट्रेटजी हैं। तो आप पहले ये एडमिशन के चक्कर में ना रहिए। क्यों कराना पहले एडमिशन जी? जब जून एग्जाम के लिए 11 अप्रैल तक एडमिशन होना है, जब दिसंबर एग्जाम के लिए 30 सितंबर तक एडमिशन होना है, तो पहले मैं एडमिशन के पैसे क्यों लगाऊं? समझ आ रही नहीं बात? पहले आप प्रिपरेशन करो। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन 50-60% हो गई है तो आप पैसे लगाओ एडमिशन के। और अगर आपको लगता है कि आपके 70% 75% कोर्स कंप्लीट हो गया, कॉन्फिडेंट हैं आप, तब आप पैसे लगाओ एग्जामिनेशन के। फ्री में बिना तैयारी के एग्जाम में बैठने से आपने 12-13 हज़ार रुपये लगा दिए, उसका आपको फायदा क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। सब जानता है कि एग्जाम कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं होता है, बीकॉम के एग्जाम नहीं है, तो यहां तो पढ़ के ही पास होंगे। मेरी प्रिपरेशन है नहीं तो मैं एग्जाम फॉर्म क्यों भरूं? तो यहां जो इन्वेस्टमेंट करना है वो इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना है, झूठ मूठ का पैसा वेस्ट करने का नहीं होता। और किसी कोचिंग के ट्रैप में मत आ जाए, मैं एडमिशन करा देता हूं, इतना डिस्काउंट फलाना, ये सब कोई फायदा नहीं है। आप भी जानते हैं कि कोई डिस्काउंट नहीं देता। अब कोचिंग की क्वालिटी लो है या फिर उनको पता ही है कि मुझे इतनी फीस नहीं मिलेगी, तो चलो इसी के नाम पे मार्केटिंग शुरू कर देते। तो कोई भी अपने घर से कोई कभी भी ना पैसा देता है ना नुकसान। अब तो आप मेच्योर्ड हो चुके हैं, आप क्वालिफाइड है, तो इतना ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। पहले प्रिपरेशन कीजिए 50%, फिर एडमिशन कराइए। आपका प्रिपरेशन बढ़ता है 75-80%, तो रेलेवेंट जो भी अटेम्प्ट है उसमें आप एग्जाम फॉर्म भरिए, आपके पास होने के चांसेज 99% हो जाएंगे। बस इतनी बात थी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। किसी भी तरीके का कोई और प्रॉब्लम हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, किसी को कोई एडवाइस असिस्टेंट लेनी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिप्लाई कर सकूं।